हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमको क्या क्या देखना है, इसमें इसको देखें ध्यान से। इसमें देखना है हमको इसके डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन के बाद हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डोमेन और रेंज। ठीक है, कि डोमेन और रेंज क्या होता है इस फंक्शन का, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज के बाद हम बात करेंगे इसके ग्राफ के बारे में। ठीक है, इसका ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है, और फिर हम देखेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, फिर देखेंगे हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए इस क्लास में हम क्या क्या करेंगे, पहले करेंगे इसके कुछ डिफिनेशन। ठीक है, डिफिनेशन करने वाले हैं, डिफिनेशन जो इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन होगा, फिर डोमेन और रेंज, फिर करेंगे ग्राफ, और फिर करेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। डेफिनेशन इसका क्या होता है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कैसे किया जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट किया जाता है, वाई अगर आपका कोई फंक्शन है, वाई को एफ एक्स में लिखते हैं। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट एक्स में इस फंक्शन को क्या किया जाता है, ऐसा डिनोट किया जाता है। इसको पढ़ा जाता है इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसको जो पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, इसको इस तरह से क्या होता है, पढ़ा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स करके इसको पढ़ते हैं। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो वहाँ पे कोई चीज़ को मेंशन कर दिया जाता है कि आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो किसको डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। तो उसके लिए आपको दिक्कत देने वाला बात है। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, कि आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम क्या, जो भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होता है, वो लेस देन और इक्वल टू एक्स के इक्वल होगा। ये चीज़ देखिए ध्यान से, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू कितना होगा, एक्स का। इसका दो पार्ट है, इसमें दो पार्ट से समझते हैं। पहला क्या, इंटीजर जो छोटा हो एक्स से, और उस छोटे वाले इंटीजर में जो सबसे बड़ा होगा वही इस फंक्शन का क्या होता है, आंसर होता है। और एग्जांपल में जैसे कि हमको कहे इसमें क्या कि 2.4। ठीक है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.4 का वैल्यू कितना होता है ये पता करने के लिए तो हम कंपेयर करते हैं इस वाले फंक्शन के साथ। तो हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के साथ अगर कंपेयर करें तो हम इसमें एक्स को कितना बोल सकते हैं, 2.4 बोल सकते हैं। और ग्रेटेस्ट अगर इस फॉर्म में इसको लिखें तो कैसे लिखें, देखिए इसको लिखते हैं कैसे, हम इसको लिखते हैं क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू कितना, एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स, और एक्स है कितना 2.4, तो इसको हटा के हम यहाँ पे 2.4 दे दें। और फिर अब इसको इसमें यहाँ समझे, इंटीजर है आपका वो छोटा है कितना से, 2.4 से। तो 2.4 से जो भी छोटा वाला इंटीजर है पहले उसको सारे को लिखें। तो सबसे छोटा इंटीजर क्या आपका 2 है, 1 है, 0 है। ठीक है, फिर क्या है -1 है, और भी बहुत सारा। और उसमें जो ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट कितना 2, तो ये इसका आंसर होने वाला है। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं इसमें जो आपको और भी समझ में आएगा ये चीज़। ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें। अब अगर हमको कहे इस चीज़ का वैल्यू निकालने के लिए 3.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 का, तो फिर इसको कंपेयर करें हम कितना से, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से। ठीक है, तो फिर से हम इसको लिख सकते हैं क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, लेस देन इक्वल टू कितना, एक्स, और एक्स से कंपेयर करें तो एक्स कितना है यहाँ पे 3.5, एक्स करें यहाँ पे कितना 3.5। तो अब इसमें फिर से दो पार्ट में से सोचे। पहला पार्ट में क्या, इंटीजर जो लेस देन हो कितना से, 3.5 से। तो इंटीजर जो छोटा हो 3.5 से कौन कौन सा इंटीजर है, 3 है आपका, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, और भी। और उसमें जो सबसे बड़ा है ग्रेटेस्ट वो रहता है कितना 3, और बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 का वैल्यू कितना आता है 3। मतलब समझने वाला ये चीज़ है इसमें कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू हमको दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो उससे छोटा और जो पहला इंटीजर होगा वही मेरा क्या होता है, आंसर होता है। यानी उससे छोटा जो भी पहला इंटीजर होगा वो क्या होता है, इसका आंसर होता है। और भी कुछ एग्जांपल है जो इसमें करना है, और देखते चलिए इसमें एग्जांपल। जैसे एक माइनस वाले के लिए बोले -4.5। ठीक है, -4.5 पे कितना होगा, तो बिल्कुल -4.5 में भी इसको भी उस फॉर्म में लिखे, बोले यहाँ पे कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, लेस देन इक्वल टू कितना, -4.5। अब -4 पहले यहाँ समझे, इंटीजर छोटा होना चाहिए -4.5 से। तो -4.5 से लेस देन का इंटीजर कौन कौन सा है, -5 है, उससे छोटा फिर क्या है -6 है, फिर उससे क्या है -7 है, फिर ऐसा ही।
और उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है तो सबसे बड़ा क्या आपको इसका -5, यानी इसका आंसर कितना आने वाला -5 आने वाला, ठीक है। अब देखते हैं इसका नंबर लाइन पे, ठीक है, कि नंबर लाइन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा। उससे ही पहले हम एक दो और एग्जांपल इसका कर लें, जैसे कि इस वाले के लिए देखिए, इसका हम पूछें कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, बोले यहाँ पे √2, ठीक है, इस वाले का। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या कि √2 है तो √2 को हम कितना लिख सकते हैं पॉइंट में 1.414, ठीक है। अब 1.414 है, इसका मतलब क्या, अगर इससे छोटा इंटीजर, सबसे पहला इंटीजर छोटा में क्या होता 1 होता, सही है, क्या कि 1.414 है, इससे छोटा इंटीजर क्या क्या बनता 1 बनता, 0 बनता, -1 बनता, -2 बनता, और उसमें सबसे बड़ा कितना होता 1 होता, तो 1 इसका क्या होता आंसर होता। फिर हम बोले यहाँ पे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई में पाई को कितना लिखेंगे 3.14। अब देखें 3.14 से छोटा इंटीजर पहला क्या आपका 3 है, तो 3 इसका क्या रहता है आंसर होता है, ठीक है। ये चीज़ था इसमें समझने के लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन यही इसका डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन देख लें ध्यान से। y = f(x), ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू कितना होता है x होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। डोमेन देखिए आप इसका क्या होता है, ठीक है, डोमेन मतलब आप x की जगह पे क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में यहाँ पे करता हूँ क्या आप रैशनल वैल्यू रखते हैं, तो रैशनल में जैसे 2.4, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना होता वैल्यू 2 आया था, क्या कि इससे छोटा और इससे छोटा जो पहला इंटीजर कितना 2 है, और फिर हम यहाँ पे 2 भी रखे थे, तभी इसका वैल्यू कितना आया था 2 आया था। और माइनस में रखे थे, जैसे -3.5, इससे छोटा इंटीजर कितना है -4 है। इरेशनल नंबर भी रखे थे इससे पहले, जैसे हम बोले थे कितना पाई, तो पाई के लिए कितना आया था 3.14, मतलब कितना आएगा 3 आएगा। फिर हम बोले √2 कितना आया था, ठीक है, √2 कितना था आपका 1.414, और इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना होगा इसका, इससे छोटा इंटीजर 1 होता। फिर अगर हम बोले √3 1.732 होता, लेकिन इससे छोटा इंटीजर कितना है, फिर भी 1 है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि x में जो है आप क्या क्या रख रहे हैं, रैशनल भी रख रहे हैं, ठीक है, और इरेशनल वैल्यू भी रख रहे हैं, तो वो तो रख तो रहे हैं रैशनल इरेशनल दोनों। अगर रैशनल दोनों रखने तो इसका जो डोमेन होगा, यानी इनपुट, डोमेन क्या होगा इनपुट, यानी आप इसमें क्या रखते हैं, यानी x का वैल्यू, ठीक है ना, वो आप क्या रख सकते हैं रियल और रियल वैल्यू, क्या कि रैशनल इरेशनल का सेट क्या कहलाता है आपका रियल नंबर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर बोलेंगे R, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है, ये इसका क्या होगा डोमेन होगा। अब बात करते हैं इसका रेंज का, ठीक है, इसका रेंज क्या होगा, ठीक है, रेंज क्या होता है इसका, यानी आप अगर ये वैल्यू रखे थे तो आपको आउटपुट क्या आता, यानी वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इसका रेंज कहलाएगा कि अगर एक्सेस में कुछ रख रहे हैं तो y क्या आता है। तो यहाँ से क्लियर हमको दिख रहा है कि अगर हम x रियल रखें, रैशनल रखें, और चाहे क्या रखें हम इरेशनल रखें, आना तो एक इंटीजर ही, ठीक है, आता तो एक इंटीजर ही है, तो यानी जो डोमेन होगा इसका वो क्या होगा आपका सेट ऑफ इंटीजर का, ठीक है, वो क्या होता है इंटीजर होगा। तो इंटीजर कितना होता है z या i से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। रेंज क्या आने वाला है इसका इंटीजर होने वाला, तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर भी लिख सकते हैं इसको, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है। ये था बात इसका डोमेन और रेंज के बारे में, आपको क्लियर हो गया ये चीज़, ठीक है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन क्या होता है, डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, और रेंज क्या होता है, रेंज होता है इसका क्या इंटीजर का वैल्यू। अब दूसरा देखते हैं इसमें इसके ग्राफ के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। तो ग्राफ देखेंगे इसका, ठीक है। ग्राफ में आपको सबसे पहले इसका कुछ वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंटरवल फॉर्म में भी, जैसे कि हम यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं, इस चीज़ को देखें ध्यान से, ठीक है। ऐसे हम क्या कह रहे हैं कि 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का वैल्यू कितना होता 0 होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 का वैल्यू कितना आता 0 होता, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.2 का वैल्यू कितना होता, ये भी कितना होता 0 होता। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.3 का वैल्यू कितना होता, ये भी 0 होता, मतलब 0.999 कुछ भी रहे यहाँ पे, ठीक है, उसका वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 0 कुछ का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए, कि 1 पे जैसे ही आ जाते हैं तो 1 का वैल्यू फिर कितना होता है 1, फिर ये 1.4 बोले 1.2 बोले फिर वैल्यू कितना रहता है 1 ही रहता है। तो आप इंटरवल फॉर्मेशन में यहाँ पे क्या, अगर x में x जो है मेरा यहाँ पे, ठीक है, x इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखें, अगर यहाँ पे x, ठीक है, अगर वो 0 से बड़ा है या बराबर है, चाहे 0 से क्या है बड़ा है, ठीक है, x अगर आपका बराबर है या 0 से बड़ा है, लेकिन आपका अगर 1 से छोटा है, अगर 1 से क्या छोटा है, तो उसमें जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर f(x) का वैल्यू होने वाला वो हर एक बार क्या रहेगा आपका इसके लिए
0 रहता है। कितना रहता? 0। फिर दूसरा फिर x का वैल्यू आपका अगर 1 से क्या रहता? बड़ा, या उसके क्या रहता? बराबर रहता, और लेकिन 2 से क्या रहता? छोटा। तो इस वाले हर एक कंडीशन में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका? 1 होता। तो इसी प्रकार 2 के लिए भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर 3 से छोटा हो लेकिन 2 से क्या बराबर है उसके बराबर हो, तो हर एक बार इसका वैल्यू कितना होता? 2 होता। ये बात समझ में आ गया होगा। अब इसके निगेटिव वाला पोर्शन पे भी देखें, निगेटिव वाले में क्या आता है। निगेटिव वाले में क्या होता कि जैसे हम बोले यहाँ पे देखिए -0.1, इसका वैल्यू कितना आता? -0.1 से छोटा, और पहला इंटीजर क्या है तो आपका -1 है, तो इसका वैल्यू -1 होता है। फिर हम बोलते हैं -0.2, इसका वैल्यू कितना आता? -1 आता। फिर बोलते हैं -0.9, इसका वैल्यू कितना आता? -1 आता। बोलते हैं -1 का वैल्यू कितना आता? -1 आता। तो मतलब क्या देख रहे हैं हम कि 0 से छोटा, ठीक है, 0 से क्या होगा? छोटा। बोले x जो आपका वो क्या होगा? 0 से क्या होता? छोटा होता, लेकिन -1 के बराबर या -1 से क्या? बड़ा, ठीक है। -1 से बड़ा या -1 से क्या? x अगर क्या है आपका -1 से बराबर हो या -1 से बड़ा, लेकिन 0 से क्या होगा? छोटा। तो इसके लिए जो वैल्यू उतना इसका कितना होता है आपका? -1 होता है, ठीक है। तो इसी वाली चीज़ का यूज करके हम क्या करते हैं? इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ देखिए यहाँ पे हम इस चीज़ को ड्रॉ करके बनाते हैं। इस चीज़ का यूज होगा इसके ग्राफ में, जैसे कि यहाँ करते हैं इसको हम ग्राफ को, ठीक है। पे 0 करें, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, -1, -2 और 2, 3, 4, -1, -2। अब देखिए ध्यान से, 0 से 0 को इंक्लूड करके, तो यानी 0 को इंक्लूड करना है इस ग्राफ में, और 1 को एक्सक्लूड करके, यानी 1 को छोड़ के, 0 को लेकर के 1 को छोड़ के जो टोटल वैल्यू होगा कितना होगा? 0 होगा। मतलब क्या, अगर यहाँ पे 0.1 भी रहे तब भी वैल्यू 0 है, 0.12 रहे तब भी वैल्यू 0, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 के लिए भी 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.2 के लिए भी 0, यानी 0.99 तक भी आता तभी वैल्यू कितना था? 0। लेकिन 1 पे नहीं आता, क्योंकि 1 के लिए जैसे ही वैल्यू आएगा 1 के लिए कितना आया था? 1 पे शिफ्ट किया जाएगा। जैसे ही 1 टके तो 1 के लिए 1 पे, यानी एक लाइन बन जाएगा जो एक कांस्टेंट रहेगा। इसका सारे का इसमें जितना वैल्यू आने वाला है सबका कितना रहेगा? 0, ठीक है। इसमें जितना वैल्यू आएगा सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आएगा आपका? 0 आता। लेकिन जैसे ही हम 1 पे रखें तो 1 पे जो ग्राफ होगा ये ऊपर 1 की तरफ शिफ्ट करेगा। फिर x 1 से लेकर के 2 तक का वैल्यू, ठीक है, 1 से लेकर के 2 तक का वैल्यू, फिर 2 पे नहीं, क्या कि 2 पे तो फिर वापस कितना जाने वाला? 2 पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो डार्क सर्कल है ये किस चीज़ को बताता है? ये बताता है कि ये वैल्यू इसमें एक्सक्लूड किया हुआ, ठीक है। जैसे 1 रखे हैं तो 1 का वैल्यू, ग्रेटर देन 1 का वैल्यू 1 आएगा। ग्रेटर देन वैल्यू यहाँ पे खाली है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, 0 नहीं आएगा इसका। ग्रेटर देन 2 का वैल्यू कितना आएगा? 2 पे, और बाकी यहाँ पे जितना वैल्यू रहने वाला सबका कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। जैसे कि 2.1 का वैल्यू 2, ग्रेटर देन 2.2 का वैल्यू 2, ग्रेटर देन 2.3 का वैल्यू भी 2 सारा। और फिर यहाँ पे 3 पे नहीं आएगा, 3 पे क्या रहेगा आपका? डॉट सर्किल रहेगा, मतलब ओपन रहेगा, नोड रहेगा। और 3 के लिए फिर कहाँ पे शिफ्ट कर देगा वैल्यू? 3 पे यहाँ पे फिर डॉट सर्किल रहने वाला, ठीक है। ताकि ग्रेटर देन 3 का वैल्यू फिर 3, और इस तरह से ग्राफ इसका क्या रहता है? बनते रहता है। निगेटिव वैल्यू के लिए भी, ताकि निगेटिव में -0.1 लेते हैं, -0.1 लेंगे तब भी वैल्यू 1 आता, ठीक है। और -0.2 लेते तब भी वैल्यू -1 आता, यानी यहाँ से लेकर के -1 तक के वैल्यू, ठीक है, वो सारा का वैल्यू कितना रहने वाला? -1 ही रहने वाला है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 तो आता नहीं है, 0 तो पहले से आ गया, 0.0 के लिए 0 आता है, ठीक है, इसीलिए। और इसका ग्राफ ऐसा फिर क्या होगा आपका? बढ़ता ही चलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ देखने से कैसा लगता है आपको? एक स्टेयर की तरह लगता है, ठीक है। स्टेयर का जो स्टेप होता है उसके तरह लगता है, देखिए यहाँ पे स्टेयर के स्टेप की तरह, ठीक है। इसी के लिए इस वाले फंक्शन को क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन बोलते हैं। जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इस वाले फंक्शन को स्टेप फंक्शन बोलते हैं, या स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी कारण इसका जो ग्राफ जो स्टेयर के स्टेप जैसा होता है, सीढ़ी के स्टेप जैसा होता है, इसी के लिए इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारा चीज़ में समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने इसका डेफिनेशन किया, ठीक है, फिर डोमेन और रेंज का बात किया, फिर इसका ग्राफ किया, ठीक है। अब मिलते हैं नए वीडियो में ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्रॉपर्टीज़ के साथ, ठीक है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी होता है, ठीक है। इसमें 2 तरह के प्रॉपर्टीज़, एक इक्वलिटी के और एक इनइक्वलिटी के, तो दोनों प्रॉपर्टी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।